हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अबे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आज है हमारा डे 11 ऑफ लक्ष्य बैच, जहां पे हम चेंज कर रहे हैं यू कांट डू इट को यू कैन डू इट से। बच्चों, आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा बैलेंस शीट वाला। यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट को बिल्कुल बेसिक से एंड तक समझने वाले हैं, एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं, और हम मेजर हेड सब हेड वाले क्वेश्चंस भी समझेंगे कि वो कैसे आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि मुझे 50 चीजें याद ना करनी पड़े, सिर्फ 2-4 चीजें ही समझकर मैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूं। तो हम एक एक करके बहुत बारीकी से उन क्वेश्चंस को समझेंगे। और आज की क्लास बड़ी छोटी होने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ताकि आप अपना मैथमेटिक्स पे भी अपना अच्छे से फोकस कर सको। तो देखो बच्चों, आज की जो क्लास है बैलेंस शीट की है, और बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है वो प्रिपेयर की जाती है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। एक 1 मार्कर आने के चांसेस हैं कि कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है। तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 बताता है कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है, अगर मैं फॉर्मेट वाइज बात करूं, वो वर्टिकली बनाई जाती है। अब कंपनी की बैलेंस शीट में हमारे टोटल 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा हिस्सा एसेट्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये तो हमारी पुरानी बात है। हमारी बैलेंस शीट के 2 ही हिस्से होते हैं हमेशा से, एक लायबिलिटी और एक एसेट। तो यहां पे भी तो वही है, बस यहां वर्टिकल फॉर्मेट में आप देखोगे तो एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के हमारे कुछ मेजर हेड्स हैं, इसी तरह एसेट्स के कुछ मेजर हेड्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के मेजर हेड कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट्स में हमारे मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इसके अंदर वैसे एक 4 नंबर मतलब चौथे नंबर का भी होता है मेजर हेड, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वो वाला नाम मैं बता देता हूं एक बार। वो होता है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का हेड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 3 और 2 हेड है जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिनको हम डेप्थ में कवर करेंगे। तो देखो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो स्टार्ट करते हुए शेयर होल्डर फंड। यहां पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताऊं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो वर्ड इक्विटी है वो इंटरनल लायबिलिटी को शो करता है। हमारा ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है, तो इक्विटी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल लायबिलिटी को। इंटरनल लायबिलिटी मतलब, इंटरनल लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है मालिक, और लायबिलिटी हमारा शो करता है आउटसाइडर, एक्सटर्नल लायबिलिटी को। तो ये बाहर वाले हो गए। तो जब मैं मालिक की बात करता हूं तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो दोनों है ये हमारी रिप्रेजेंट करें किसको? लायबिलिटीज को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि अगर मालिक रिलेटेड बात हो रही है तो हमें पता हमारा मेजर हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। और अगर मालिक के अलावा बाकियों की बात हो रही है तो हमारा मेजर हेड क्या हो जाएगा? या तो नॉन करंट लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी है। एसेट्स में तो नॉन करंट और करंट का कंसेप्ट रहता है, तो ये हमें बेसिक सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शेयर होल्डर फंड क्या होता है। तो कुछ नहीं, शेयर्स। शेयर होल्डर फंड में कौन आते हैं? शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दैट्स इट। शेयर होल्डर फंड में आपका एक आएगा शेयर कैपिटल, एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके अंदर जो शेयर कैपिटल उसके अंदर एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? जो ट्रू ओनर्स होते हैं ऑफ अ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इक्विटी शेयर के बारे में बताओ, उसका मेजर हेड बताओ एंड सब हेड, तो मेजर हेड विल बी शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड विल बी शेयर कैपिटल। तो दिक्कत हमने क्या देखा? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस पे। शेयर होल्डर फंड में हमारे 2 सब हेड हैं। नंबर 1 था शेयर कैपिटल, नंबर 2 क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगेन बहुत आसान, यहां पे रिजर्व्स की बात हुई तो देखो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक ये थोड़ा सा अलग है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये रिजर्व नाम नहीं आया, बस ये अलग से याद रखना। एंड अदर रिजर्व्स। भैया आप इनके मतलब तो बताओ। देखो मैंने पहले कहा है, हमारे पास समय कम है, समय कम है, चीजें ज्यादा हैं, तो हम उसकी इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, हम बेसिक मतलब देख रहे हैं। ठीक है, जब हम अपना डिटेल में पढ़ेंगे तब अपना इनकी गहराई में जाएंगे, बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से हम यहाँ पे डेप्थ में ना जाके इनका बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे तरह तरह के क्या हो गए? रिजर्व्स हो गए, और ये सारे रिजर्व्स का पार्ट है, सीधी सी बात। और सरप्लस इस तरह से लिखा होगा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, दैट्स इट।
यानी कि अगर आपने कोई भी वर्ड देखा, कोई भी वर्ड, तुम्हें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व याद नहीं रखना, तुम्हें रिजर्व याद रखना। अगर आपने किसी वर्ड के आगे देखा रिजर्व, तो वो कहां आएगा? वो आएगा यहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस में, एक्सेप्ट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इसका पार्ट नहीं होती, रिजर्व कैपिटल रिजर्व का पार्ट नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा हमारे पहले मेजर हेड को, जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड। उस मेजर हेड में दो सब हेड हैं, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप यहां तक क्लियर है। हमने एक मेजर हेड और दो सब हेड कवर कर लिए। अब हम बढ़ते अपने दूसरे मेजर हेड पर। तो दूसरा मेजर हेड कौन सा हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड है हमारे टोटल, 4 सब हेड। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अभी नहीं समझते? देखो इन 4 के अंदर मैं इसकी बात करूं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे मेजर हेड सब हेड वाला पॉइंट एज सच नहीं बनता। ठीक है, हम बात करेंगे जो डेप्थ में, वो इन 3 की करेंगे। इन 3 में क्या है? पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए उधार। बोरो माने उधार, कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए। लंबे समय की परिभाषा मोर देन अ ईयर और, मोर देन अ ईयर और, यानी कि या तो मोर देन अ ईयर हो या फिर मोर देन अ ऑपरेटिंग साइकिल हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो वो क्या हो जाती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इफ अ लायबिलिटी इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, देन इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कोई भी लायबिलिटी जो आप 1 साल से ज्यादा या 1 साल, एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा में पे कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म का पार्ट है। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है? उधार है। पब्लिक से डिबेंचर या बॉन्ड की फॉर्म में आप उधार लेते हो लंबे समय के लिए, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 8 साल, लंबे समय के लिए उधार। आपने लोन लिया बैंक से, लंबे समय का उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर पार्टीज, बैंक के अलावा तुम और किसी से भी तो ले सकते हो लोन। मुथूट फाइनेंस बैंक थोड़ी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और किसी पे चले गए, किसी और इन्वेस्टर पे चले गए, भाई थोड़े से पैसे दे दो हमारे को। तो यहां पे क्या है? कोई भी पार्टी से आप लंबे समय का लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। या और भी कोई आपको लोन, कोई भी नाम आ जाए जहां पे लोन वर्ड लिखा है, तो वो लंबे समय का माना जाएगा, अनलेस क्वेश्चन उसे स्पेसिफिकली ना बताए। आई होप क्लियर है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये 3 है हमारे जो हमें अच्छे से याद रखने, जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, वारंटी, अर्न्ड लीव्स। ग्रेच्युटी, वारंटी एंड अर्न लीव्स, ये 3 प्रोविजन है जो कहां थे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग हमारी कुछ और चीजें आती है, जैसे कि एक क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी क्या? लंबे समय का उधार है। लेकिन देखो यहां पे मैंने उधार पे पैसा थोड़ी लिया है, इसमें और इसमें फर्क कैसे समझेंगे? हमें ये नहीं समझ आता ये बोरोइंग है या प्रोविजन है, ये क्या है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया भाई सीधी सी बात है, शांत दिमाग से सुनना, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर तुमने उधार लिया है, अगर तुमने उधार लिया है, बोरोइंग्स। अगर तुमने प्रावधान, तुमने अपनी बचत के लिए कल को अपना एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, यार मेरे को ना ग्रेच्युटी पे करनी पड़ सकती है, प्रोविजन। मुझे वारंटी पे करनी पड़ सकती है, प्रोविजन। मुझे अर्न्ड लीव्स के लिए प्रिपेयर करना है, प्रोविजन। ये सब प्रोविजंस है। और अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तुमने किसी से पैसे उधार थोड़े लिए हैं, अरे तुमने लायबिलिटी क्रिएट करी है। डिबेंचर चैप्टर में पढ़ के आए हैं, फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटी। फ्यूचर, आज से 10 साल बाद मेरे को अपना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर पे करना है, आज से 10 साल बाद पे करना है। मैंने उधार नहीं लिया, इसलिए वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट है, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, क्योंकि मैंने बोरो थोड़ी करा है। बट ये लायबिलिटी मैं कई साल बाद पे करूंगा, इसलिए क्या है? लंबी समय की, लेकिन अदर लॉन्ग टर्म है, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आई होप क्लियर है। ठीक है, जल्दी से करंट लायबिलिटी भी देखते हैं, थोड़ी बहुत चीजें सिमिलर है। तो देखो वहां पे था लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहां पे शॉर्ट टर्म बोरिंग। मैंने कहा, मैं बैंक के पास पहुंचा, बैंक से कहा बैंक मुझे दे दो उधार। बैंक ने कहा ठीक है, लेकिन उसने एक क्वेश्चन पूछा, आपको ये उधार लंबे समय के लिए चाहिए या छोटे समय के लिए? मैंने कहा लंबे समय के लिए। बैंक ने कहा फिर तो आप इसे अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाओगे। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन बैंक को अगर मैंने कहा मैं तो छोटे समय के लिए ले रहा हूं, फिर बैंक क्या बोलेगा? इसका मतलब आप उसे कहां दिखाओगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा मैं। तो यहां पे देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी उधार ही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, उधार ही तो है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, उधार।
कि जब भी कोई बंदा पैसा मांगेगा मुझे रीपे करना है, तो ये क्या हो गया, छोटे समय का उधार। कोई और लोन भी लिखा है तो वो भी। अच्छा भैया ये स्किप कर दिया आपने, भाई करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर मैं 10 साल बाद रीपे करूंगा, लेकिन मैं आज 10वें साल में खड़ा हूं, मुझे इसी साल रीपे करना है। तो जो लंबे समय का वो उधार था, वो अगर इस साल मैच्योर हो रहा है, इस साल वो पेमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म से हटके कहां जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आ जाता है। ये हमें याद रखना है। कोई भी उधार जो लंबे समय का है और वो इसी साल पे होने वाला है, तो वो लंबे समय का नहीं, उस साल का माना जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह प्रोविजन पे आते हैं, तो यहां पे हमें याद रखना है, एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन शॉर्ट टर्म होता है, टैक्स का प्रोविजन शॉर्ट टर्म, एक्सपेंस का प्रोविजन शॉर्ट टर्म, या और भी कोई प्रोविजन इस तरह से दिख जाए शॉर्ट टर्म। जल्दी से कंप्लीट करते करें लायबिलिटी को। यहां पे एक चीज और बड़ी सिंपल, ट्रेड पेबल, लेन देन के दौरान, ट्रेड के दौरान जो मेरे को पेबल है, मेरे पेबल्स, मेरे उधारियां, जो भी मैंने उधार ले रखा है जिनको मेरे को चुकता करना है, तो वो किन से लेता हूं मैं उधार, या तो क्रेडिटर से या बिल पेबल से, सीधी सी बात। अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अरे सैलरी रोक ली तुमने अपने एम्प्लॉयज की, आउटस्टैंडिंग यहां पे आ जाएगा। तुम्हें एडवांस मिल रखा है, कॉल इन एडवांस, यहां पे आएगा। एडवांस इनकम मिल रखी है, इधर आएगी। अदर पेबल्स हैं, इधर आएंगे। जल्दी से रिकैप लेते हैं, जल्दी से रिकैप मेरे साथ। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, मैं थोड़ा सा डिले लिखूंगा, पहले पूछूंगा फिर आपको अपना लिखना है। अपनी पेन नोटबुक, कॉपी पेन लेके आओ जल्दी से, और कॉपी पेन लाके मेरे से पहले आपको लिखनी है वो चीजें। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो जल्दी से वो अपना हेडिंग डाल लो नोटबुक के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, हेडिंग डाल लो सभी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जितना लिखोगे उतने अच्छे से बैलेंस शीट है ना रगों में बैठ जाएगी, उतने अच्छे से बाय हार्ट याद होगी, अच्छे से समझना। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, हमने कितने मेजर हेड्स के बारे में चर्चा करी, हमने 3 मेजर हेड्स के बारे में चर्चा करी, जिसमें पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा शेयर होल्डर्स फंड, पहला था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा मेजर हेड क्या था हमारा, दूसरा मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा मेजर हेड क्या था हमारा, तीसरा मेजर हेड है हमारा करंट लायबिलिटी। तो ये जो हमने बॉक्स में डाले हैं, ये तीनों क्या हैं, ये है हमारे मेजर हेड, ये क्या है हमारे मेजर हेड। अब आते हैं इनके सब हेड पर। शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड, शेयर होल्डर फंड में 2 सब हेड थे, कितने थे, 2 सब हेड। तो पहला कौन सा था, शेयर कैपिटल, और दूसरा कौन सा था हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी में कितने कितने सब हेड हैं, इसमें इन दोनों में ही कितने हैं, 4 हैं, इन दोनों में ही कितने हैं, 4 4 ईच। तो देखते हैं, सबसे पहला, मेरे से पहले लिखने की कोशिश करनी है, लंबे समय के उधार। यहां पे आते लंबे समय, बैंक के पास पहुंचे, बैंक से उधार मांगा, लंबे समय के लिए मांगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, छोटे समय के लिए मांगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। यानी कि जो चीजें यहां पे आती हैं वो चीजें यहां पे भी आ सकती हैं, जो चीजें हमारी यहां आएंगी वो यहां पे भी आ सकती है, बट फर्क क्या है, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे लंबे समय के लिए मांग रहा हूं या छोटे समय के लिए। अच्छा, लंबे समय वाले उधार अगर इस साल मैच्योर हो रहे हैं तो वो किसका पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। अभी हमने पीछे पढ़ा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लंबे समय के उधार, छोटे समय के उधार। लंबे समय का प्रावधान लॉन्ग टर्म प्रोविजन, छोटे समय का प्रावधान शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी, ग्रेच्युटी, अर्न्ड लीव्स यहां पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट का, टैक्स का यहां पे आएगा, अदर यहां पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या पढ़ी हमने, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर करंट लायबिलिटी, यहां अदर वाले आ गए। और क्या बचा, ट्रेड पेबल, जिसमें हमने 2 चीजें देखी, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। ट्रेड पेबल में हमने क्या देखा, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। यहां क्या बचा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, क्या बचा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, दैट्स इट। ये हो गई हमारी लायबिलिटी खत्म, सिंपल सी, बड़ी बेसिक सी, समझ में आया, बहुत आसान है याद करना यार, कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल सरप्लस, सिंपल सी बात। इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में ये रही इक्विटी, ये रही लायबिलिटी, लायबिलिटी लंबे समय, छोटे समय,
सिमिलर ही तो है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। यहाँ ट्रेड पेबल है, यहाँ डेफर्ड टैक्स है, ये थोड़ा सा अलग है बस। अब आते हैं अपने एसेट साइड पर, बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई, एसेट साइड पे आ गए हम, अब इसे समझते हैं, इसे सीखते हैं। तो एसेट्स के अंदर कितने हमारे, दो हैं, नॉन करंट, करंट। तो एसेट्स के अंदर पहला मेजर हेड है नॉन करंट एसेट, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसे मैं बोलता हूं पीपीई एंड आईए। पीपी याद रखने के लिए निमोनिक है, पीपीई एंड आईए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। PPE and IA, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो देखो अब यहां पे हमारी फर्दर डिवीजन है, ये सब हेड के अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट होगा या इंटेंजिबल एसेट, तो एज इट इज आ गया। टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ के आए हो। टेंजिबल क्या होते हैं, जिनको छुआ देखा जा सकता है, विच कैन बी सीन और टच्ड, वो है हमारे टेंजिबल। गुडविल नहीं छू सकते, पेटेंट नहीं छू सकते, कॉपीराइट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स हैं विच कांट बी सीन और टच्ड, इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट, भैया मेरी बिल्डिंग है, बन रही है, अभी मेरी बिल्डिंग बन रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा इंटेंजिबल एसेट अभी पेंडिंग चल रहा है, पेटेंट अभी पेंडिंग चल रहा है, काम चल रहा है। शार्क टैंक अगर आप लोग देखते हो, बोलते हैं ना वो कि हमारा पेटेंट अभी पेंडिंग है, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में तो क्या दिखा नहीं सकते, अरे दिखा सकते हो, तुम बिल्डिंग नहीं दिखा रहे, बिल्डिंग अभी यूज थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारी फैक्ट्री बन रही है तो उसे यूज थोड़ी करो, बट अपनी बुक्स में दिखा सकते हो कि मेरी एक कैपिटल क्रिएशन हो रही है, मेरी कैपिटल क्रिएशन हो रही है, 5 साल 10 साल में बन जाएगी यार, क्या दिक्कत है। तो यहां पे देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जब बिल्डिंग वगैरह बनती है। अगर कोई हमारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो यहां जाएगा, सीधी सी बात। तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और क्या है अगला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स। मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी बिजनेस में, किसी भी चीज में, मैं लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं लंबे समय के लिए शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली अदर कंपनीज की, अपनी कंपनी में थोड़ी। मैं लंबे समय के लिए किसी फर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूं या और भी कोई अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। भैया ये तो आप दोगलेपन वाली बात कर रहे हो, अभी ऊपर आपने कहा टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग तो ऊपर आएगी, फिर नीचे आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो। अरे बालक, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, मैं फैक्ट्री बनवा रहा हूं अपने काम के लिए, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं उस फैक्ट्री में फर्नीचर के अपना चीजें बनाऊंगा, मैं सारी चीजें वहां से लकड़ी लाके उससे फर्नीचर बनाऊंगा, मैं चीजें बनाऊंगा, वहां पे फैक्ट्री, वहां पे जो बिल्डिंग है, दैट इज माई टेंजिबल एसेट। मेरे पास सरप्लस पड़ा था, मैंने उठा के एक प्लॉट ले लिया, एज अ बिजनेस, इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा, एज अ बिजनेस मैंने एक प्लॉट ले लिया, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो जो प्लॉट लिया ना, उसमें मैं ना तो फैक्ट्री बनाने वाला, ना ही उस प्लॉट पे मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी कर रहा हूं, मैंने बस फॉर अ इन्वेस्टमेंट पर्पज एक प्रॉपर्टी ले ली, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो ये पर्पज मुझे बताएगा कि वो क्या है। भैया अब पेपर में आ गया बिल्डिंग, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ आ रहा ना, तो यहां पे लिख दे टेंजिबल एसेट में, सीधी सी बात, समझ में आया। अगर कोई भी बिल्डिंग मशीन की बात होती है तो टेंजिबल एसेट, समझ में आ गया ना। अब देखो शेयर्स की बात हो रही है, शेयर्स तो अभी आपने कहा लायबिलिटी, अब एसेट। भाई ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, वो मेरी कंपनी के शेयर से जो पीछे बात हो रही थी, ये तो दूसरी कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद लिए। अपना एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, सरकार भी करती है, सरकार भी अपना तरह तरह की अपना प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ताकि उनकी भी एक इनकम हो सके, वो भी कुछ अच्छा अर्न कर सके, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया ना। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और यहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी वगैरह, कहीं भी कुछ भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब और क्या आएगा, और क्या आता है यहाँ पे, और आता लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब मैं लोन लेता हूं लायबिलिटी, और अगर मैंने लोन दे दिया तो वो एसेट बन जाएगा। अगर मैंने लोन दे दिया, एडवांसेस वर्ड लगते हैं, इसका मतलब मैंने लोन दिया है। तो अगर मैं एक बड़ी अमाउंट एडवांस करता हूं, मैं किसी को लोन देता हूं, यहां पे आ जाएगा। या और भी कोई शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, तो यहां आ जाएगा, वो क्वेश्चन मेंशन करेगा। लंबे समय के लिए यहां, छोटे समय के लिए तो करंट एसेट में लेके जाएंगे, याद रखना, अभी आ रहे हो उस पर भी। अदर नॉन करंट एसेट्स, भाई तुमने कहीं कुछ डिपॉजिट कर रखा है, कोई इंश्योरेंस क्लेम तुम्हें मिलने वाला है, या और भी कोई लंबे समय के रिसीवेबल्स है, तो वो सब
इसी तरह जैसे वहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहां पे आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट, वहां लायबिलिटी यहां एसेट, सिंपल सी चीज। अब आते हैं हम अपने करंट एसेट पर। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं, एक एक वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी है तो बताना, कमेंट करना, टेलीग्राम पे पूछना, जैसे भी जो भी है, ठीक है, बिंदास अपना अच्छे से डेडिकेशन से पूछना। अब आते हैं हम अपने करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में क्या क्या है? करंट एसेट्स में हम टोटल 5 चीजें पढ़ेंगे, सॉरी 6 चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, करंट एसेट्स में पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो माल पानी हमारी फर्म में रखा रहता है। मेरा फर्नीचर का काम है तो मैंने कहा उसके हिसाब से जो मेरी चीजें पड़ी है। अब मेरा फर्नीचर का काम है, थोड़ी लकड़ी पड़ी है, वुड पड़ी है, टिम्बर है, तो वो क्या है? कच्चा माल। लूज टूल, भैया मेरे सामान वगैरह पड़े। वर्किंग प्रोग्रेस, मैंने अपना थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया, फर्नीचर बनने लग गया, ऐसी सादी लकड़ी नहीं पड़ी, तो वर्क इन प्रोग्रेस। वो बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और स्टॉक एंड ट्रेड या ट्रांजिट, कि वो सामान अभी बिक रहा है, मतलब बिक जा चुका है, रास्ते में है, इस तरह से। तो ये सब स्टॉक से रिलेटेड बातें, और ये इन्वेंट्री का पार्ट है। करंट एसेट्स में किसका पार्ट है? ये इन्वेंट्री का। इसी तरह करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा देखो पीछे भी तो लिखा हमने शेयर्स डिबेंचर, पीछे भी तो लिखा पार्टनरशिप फॉर्म, यही चीज है। जैसे हमने लायबिलिटी में देखा, अगर आप लंबे समय के लिए उधार लेते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग, छोटे समय के लिए लोगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे अब वो क्वेश्चन बताएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन बताएगा कि लंबे समय की या छोटे समय की है। क्वेश्चन ना बताए तो लंबे समय की मानना, जस्ट लाइक लायबिलिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती है, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जो मार्केट में ट्रेड होती है, मार्केट वगैरह में जो होती है, मनी मार्केट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अदर करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर यहां पे और भी कुछ फर्दर दिया है तो वो भी आ जाएगा। और क्या आता है भैया? और क्या आता है? तो देखो भाई ये 4 चीजें और आती हैं। वहां पे था ट्रेड पेबल, यहां पे है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर हो गए या बिल रिसीवेबल हो गए। इसी प्रकार से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। अब ये क्या चीज है भाई? नगद पैसा, या तो पैसा या पैसे के बराबर वाली चीजें, या तो पैसा या पैसे के बराबर। बैलेंस विद बैंक, बैंक में रखा है पैसा, या चेक वगैरह पड़े मेरे हाथ में, या जो नगद है ही वो तो आ ही जाएगा। तो ये सब। इसी तरह छोटे समय के लिए अगर मैंने किसी को उधार दिया तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, या और भी कोई अदर करंट एसेट्स हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, यानी कि वो कमाई जो मैंने कमा तो ली है बट मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। वो कमाई जो मैंने अर्न कर ली है बट मुझे पैसे नहीं मिले हैं, वो यहां पे आ जाएगा। और क्या आएगा? डिविडेंड रिसीवेबल्स, कि मेरे को कुछ डिविडेंड वगैरह भी मिलते हैं, तो वो सब। आई होप यहां तक सब क्लियर है, बेसिक से कंसेप्ट थे। एक बार जल्दी से एसेट्स को भी रिकॉल लेते हैं। देखो एसेट्स के अंदर हमने कितने मेजर पार्ट पढ़े? एसेट्स के अंदर हमने देखी 2 चीजें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बक्से में डाल दी हमने, ठीक है। फिर से मेरे से पहले लिखने की कोशिश करनी है। इसके अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी? 5 चीजें। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने? हमने पढ़ा पी, टी, ई एंड आई। फुल फॉर्म दिमाग में पूरी फुल फॉर्म आनी चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और क्या पढ़ा हमने? और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रखा भैया। और क्या पढ़ा हमने? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लंबे समय के लिए किसी को उधार दे रखा है। और क्या पढ़ा हमने? डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। और एक और चीज पढ़ी हमने, अदर नॉन करंट एसेट। दैट्स इट, सिंपल सी चीज। इसी को शॉर्ट टर्म में ले जाओ, यही सेम उठा के इधर ले आओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जगह यहां पे क्या होती है? इन्वेंट्री, छोटा मोटा ये जो हमारा सामान माल पानी पड़ा रहता है, इन्वेंट्री। भाई यहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, छोटे समय के लिए करोगे करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। हाँ जी भाई, यहां लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए तुमने किसी को उधार दिया, छोटे समय के लिए उधार दिया, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डेफर्ड टैक्स एसेट की जगह यहां पे और कुछ है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। 2 चीजें थी ना, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। और क्या था भाई? कैश या कैश के बराबर वाली चीजें। और एट लास्ट यहां तो अदर नॉन करंट एसेट, यहां पे आ जाएगा अदर करंट एसेट। यहां पे क्या आ जाएगा? अदर करंट एसेट। दैट्स इट, ये थी हमारी पूरी बैलेंस शीट। भैया क्वेश्चन कैसा आएगा जल्दी से ये और बता दो।
क्वेश्चन आया माइनिंग राइट्स, क्वेश्चन आया माइनिंग राइट्स, आपसे पूछा जाएगा आप बताइए क्या ये मेजर हेड है या सब हेड है। आप थोड़ा सा विचार कर रहे हो यार माइनिंग राइट्स की बात हो रही है, माइनिंग राइट्स मतलब माइनिंग मतलब खदान वगैरह जो होती है उनका हक, तो ये क्या है, ये एसेट है लायबिलिटी है, या लायबिलिटी तो है नहीं, मैंने हक लिया है किसी से। अब ये मेरा एसेट में क्या है, लंबे समय या छोटे समय, माइनिंग राइट्स ले रहा हूं तो लंबे समय का लूंगा, और लंबे समय में क्या इनमें से कुछ है क्या, हाँ जी इन्हीं में से है, वो है इंटेंजिबल एसेट्स। माइनिंग राइट्स क्या होते हैं हमारे, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन आया डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स तो हम लोगों से उधार लेते हैं, लायबिलिटी उधार लेते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो मेजर हेड हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड हो जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेजर हेड हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते। आप 4-5 चीजें 10 चीजें प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छे से आ जाएगा ये, आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मुझे कंसेप्चुअली कराना था वो ये है। अब एक थोड़ी सी आपसे मुझे बात करनी है, थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है, उन्हें और समझते हैं, देखते हैं। तो देखो बालको, जिन बच्चों ने अभी तक सारी वीडियोस को फॉलो अप करा है, चीजें अच्छे से करी है, एक एक वीडियो अच्छे से देखी है, नो डाउट मुझे भी कॉन्फिडेंस है और आई होप आप बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भैया अब हमारे गारंटीड 70+ बनते हैं, हमने ये जो मेहनत करी है, जो एफर्ट डाले, अब पक्का हम 70% प्लस लाने लायक बन चुके। तो देखो बालको, मेरा हमेशा से ये है कि जब आपने ये टारगेट अचीव कर लिया ना तो इसे एकदम पक्का कर लेना, पहले अपना इधर उधर ना भागकर, आपका गोल होना चाहिए यार इसको लेके मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। अगर आप इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप इस चीज को लेके प्रिपेयर्ड है कि हाँ इसमें मेरे को कोई नहीं हरा सकता, अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो अब आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप आपके ये है, आपको सैंपल पेपर उठाना है और सैंपल पेपर में चुन चुन के उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो हमने यहां तक के सिलेबस में कवर करे हैं। 1 मार्कर भी उनसे रिलेटेड, 1 मार्कर्स तो वैसे मैंने कवरेज लगभग पूरी कराने की कोशिश करी है, कुछ 1 मार्कर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी कवरेज ना हुई है, जो डाउट वगैरह रहे हो उन्हें भी हम देखेंगे। तो मेनली यहां पे आप सैंपल पेपर उठाओ, चीजें करो और वो वाले सारे क्वेश्चंस करके देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या आप विद इन 3 आवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 70%, नॉट 100%, आप आराम से 2.5-3 घंटे तक पेपर निपटाओ, 70% पेपर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सैंपल पेपर उठाओ, सैंपल पेपर हमारे पास 3 है, प्रैक्टिस पेपर है बाकी 2, एक सैंपल पेपर है सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है, सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, तो उन पेपर्स को प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो कि कहां कमियां हैं, किस चैप्टर में कमी है, कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता, उनको एनालाइज करो। आपने एक बार ये कर लिया और आप कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया मैंने करा और मेरे अच्छे से मार्क्स बन रहे हैं, मैं 60, 65, 70 के आसपास आ पा रहा हूं, मेरी छोटी मोटी गलतियां हुई थी या छोटा मोटा एक गलत हुआ था कंसेप्ट, लेकिन ओवरऑल मेरे को पता है कि हाँ हो चुकी है तैयारी। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा कि भैया अब मेरे पास टाइम तो है ही, टाइम की कमी नहीं है क्योंकि एग्जाम है अभी हमारा बहुत लेट, तो अब टाइम अगर बचा है तो अब आप, मेरे पास शेयर्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उस प्लेलिस्ट में जाओ और शेयर चैप्टर को भी निपटा सकते हो। देखो यहां पे मैंने पहले आप लोगों से कमिटमेंट करी थी कि मैं 70% सिलेबस की अच्छे से तैयारी कराऊंगा, इसलिए मैं यहां पे शेयर्स को दोबारा नहीं उठा रहा हूं। तो मैं पर्सनली ये कहूंगा अगर कोई 100% की तैयारी करना चाहता है वो शेयर्स की प्लेलिस्ट उठाए और उसे निपटाए, उसके अंदर भी मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस करे हैं शेयर्स के, छोटे से बड़े तक लेकर, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना अगर आपका 100 का टारगेट है, और अगर आप 70% पे ही रुकना चाहते हो तो यहां तक आप कर सकते हो। जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे इतने अच्छे से एफर्ट नहीं डाल पाए, वो अगर 70% भी अच्छे से कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उन्हें डर था वो 30% पे अटक जाएंगे या 40 पे अटक जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ी है, इवन मैंने रेशो चैप्टर छोड़ा है। अगर आप घबरा रहे हो तो रेशो चैप्टर लिटरली मत करना, वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट क्यों नहीं है, क्योंकि रेशो चैप्टर में मेहनत इतनी सारी है, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी वेटेज है ना 4 नंबर की है, 4 से 6 नंबर की, तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प नहीं है कि आप 4-6 नंबर के लिए या 10 नंबर के लिए भी इवन मैं कहूं आप इतने फॉर्मूले याद करो, इतनी चीजें याद करो। हाँ आप कुछ कुछ रेशोस कर सकते हो अच्छे से, जैसे करंट रेशो, लिक्विड रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, जो नाम पढ़ते ही समझ आ जाए, उनसे रिलेटेड भी हम कुछ कंसेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करो,
और अपने डाउट्स लो, अपने डाउट्स इकट्ठे करके मुझे जल्दी से कमेंट कर दो या टेलीग्राम पे शेयर कर दो, और उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए 12th वीडियो लेके आऊंगा, डिपेंडिंग कि कितने डाउट्स बच्चों के इकट्ठे हो चुके हैं, किस टाइम इकट्ठे हो चुके हैं, तो उसके ऊपर मैं ध्यान रखते हुए मैं अकॉर्डिंगली वीडियो लेके आऊंगा। अब तब तक हम लोग अपना मेहनत करेंगे, जितना हमने सीखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, उसी को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अब अपनी लास्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ देखते हैं डाउट्स वगैरह जो भी होंगे, लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड ही होगी, उसको भी देखेंगे, ठीक है बालको। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना, मैथ का एग्जाम बढ़िया से देना है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम बढ़िया से देना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।